हेलो नमस्कार, कैसे हो क्लास 8th के स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th की एसएसटी की जो न्यू बुक एनसीईआरटी ने जारी की है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे का भाग 1। यानी आपकी एसएसटी की दो बुक आई हैं। पहला भाग का नाम है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, दूसरी बुक अभी नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। आज हम हमारी पहली बुक है जो समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसका पहला चैप्टर प्राकृतिक संसाधन उनका उपयोग पर बात करेंगे। यानी उस चैप्टर से रिलेटेड आज उसका एक्सप्लेनेशन, यानी आज मैं उस चैप्टर को आपको समझाऊंगा, उसको वो भी फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। दोस्तों बता दूं क्योंकि ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 5 है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल पार्ट 5 है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले से 4 वीडियो बना दी है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग चैप्टर एक लॉन्ग चैप्टर है। यही चैप्टर लॉन्ग नहीं है, आपकी क्लास 8th की एसएसटी के जितने ही चैप्टर हैं सारे लॉन्ग चैप्टर हैं, जिन्हें 1 से 2 वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, जिन्हें कम से कम 4 से 5 वीडियो में कवर किया जा सकता है। तो इस वजह से ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 5 है, लेकिन आपकी न्यू सिलेबस आई ना उस पर आधारित है 2026-27। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, अगर अच्छी लगे तो जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ये रहा, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट 1 में दे दिया था। ये सारे टॉपिक मैंने पार्ट 1 व पार्ट 2 व पार्ट 3 व पार्ट 4 में कवर करवा दिए हैं। ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है, प्लीज़ जाके देख लेना, आपको इस चैप्टर का सारांश मिल जाएगा, वो भी आसान भाषा में, आम भाषा में। ये सब मैंने कवर करवा दिया है। एक बार जल्दी स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये सब मैंने करवा दिया है, मैप वगैरह है सारा हमारा। ये भी हो गया टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक है ये। कल देखिए, कल हमने पार्ट 4 में बात किया था कि भूतल का अत्यधिक दोलन पंजाब का उदाहरण, यानी हमने पंजाब का उदाहरण किया था। हमारा दूसरा उदाहरण बच गया था, वो था ये मैप भी हमने कर लिया था। ये हमारा दूसरा उदाहरण था सीमेंट का उदाहरण, और हमारा एक था सिक्किम का उदाहरण, ठीक है। सिक्किम और सीमेंट हमारा आज है, हम सीमेंट से स्टार्ट करेंगे। सीमेंट का उदाहरण देखिए, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सीमेंट का उदाहरण देखिए, ये हमारा टॉपिक था सीमेंट के उदाहरण का। ये था कि नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्जन्म कैसे हो सकता है, हम वो बात कर रहे थे। इसमें दूसरा उदाहरण था सीमेंट का। तो हम करते हैं, देखिए सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी सीमेंट के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। कैसे देखिए, हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल यानी हॉस्पिटल और अन्य भवन, सेतु, मार्ग, हवाई अड्डे सभी सीमेंट से बने होते हैं, ठीक है। सीमेंट उत्पादन को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से माना जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो सीमेंट की फैक्ट्री होती है ना, वो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। उत्पादन प्रक्रियाओं के क्रम में निकलने वाली महीन धूल हमारे और पशुओं के फेफड़ों में प्रवेश करती है और निश्चित जाती है। देखिए, जब सीमेंट का उत्पादन होता है फैक्ट्री में, तो वहाँ से एक महीन धूल निकलती है जो हमारे और पशुओं के फेफड़ों में जाती है और उसे नुकसान पहुँचाती है। पौधों की पत्तियाँ पर जमा हो जाती है, जिनसे उनकी उत्पादकता कम होती है, यानी फसलों यानी और पौधों पर यह परत जम जाती है। इससे मृदा व जल में प्रदूषण हो जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं। जो हमारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, उन्होंने क्या किया है कि सीमेंट वाली फैक्ट्रियों के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण कम से कम हो सके और इसे समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाले वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है, जैसे पत्थर और मृदा जैसी पारंपरिक सामग्री का उपयोग और नई वनस्पति आधारित सामग्री और अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक से पुनर्निर्मित सामग्री। देखिए, अब क्या किया गया है, जैसे पहले सीमेंट के निर्माण के लिए जो चीज़ें लगाई जाती थी ना, उन्हें कम किया जाए। अब क्या किया जाए, पत्थर के इस्तेमाल पर और मृदा के इस्तेमाल को किया जाए, और वनस्पति के इस्तेमाल किया जाए, और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए, जिससे प्लास्टिक कम हो जाए और सीमेंट भी बन पाए। मतलब ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। देखिए ये है एक सीमेंट का उद्योग, ठीक है। हमारा सीमेंट वाला उदाहरण थोड़ा सा रहा है। देखिए, पारंपरिक सामग्री और विधियों को की आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संयोजित किया सकता है। यानी आज के समय में हमारे पास जो भी सामग्री है और विधि है, हम उसको आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा किया जा सकता है उसको, ठीक है, जिससे ऐसी नई सामग्री बनाई जा सकती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में कम प्रदूषण फैलाती है। यानी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे कम से कम प्रदूषण हो और ऐसा उत्पाद बनाना है। स्थानीय रोजगार प्रदान कर सके, रोजगार दे, और जलवायु पर भी उसका कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमारा है सिक्किम का एक प्रकरण, यानी हम सिक्किम का उदाहरण पढ़ेंगे, एक छोटा सा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है। फिर हमारा अगला लास्ट टॉपिक बन जाएगा संसाधनों का दायित्वपूर्ण उपयोग। देखिए, सिक्किम का उदाहरण, सिक्किम में पैमा के परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में ह्रास और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ा। देखिए, सिक्किम में एक जनजातियां या परिवार कह सकते हैं, पैमा के परिवार, जो खेतों में महंगे रसायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनसे उनके लोन बढ़ता है, क्योंकि किसान हैं, उन्हें लोन लेना पड़ता है, तो उनसे लोन बढ़ता जा रहा है। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की नीति घोषणा की, तब पैमा परिवार ने अपनाने का निर्णय लिया। जैसे जब फिर क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया, तो पैमा परिवार ने भी इसको अपनाया, क्योंकि उन पर लोन बढ़ता जा रहा था। तब पैमा के परिवार ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। आरंभ में यह परिवर्तन सरल नहीं था, क्योंकि वह पहले रसायनों से उगाते थे, लेकिन
और एकदम से उन्हें जैविक कृषि करनी पड़ी, उनके लिए आसान नहीं था। फसल का उत्पादन घट गया। पहले रसायनों से कृषि किया जाती थी तो उत्पादन अधिक होता था, अब उत्पादन घट गया क्योंकि वर्षों से रासायन के प्रयोग के कारण मृदा भी अपनी उर्वरता क्षमता खो चुकी थी और अब उसे पुनः अर्जित कर रही थी, ठीक है। लेकिन इतने सालों से मिट्टी पर रसायन डाले जा रहे थे जिससे वे अपनी शक्ति खो चुकी थी, अब इसे धीरे धीरे वापस लाया जा सकता है, ठीक है। परिवार ने कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया, यानी परिवार ने अब अच्छी खाद का इस्तेमाल किया। नीम और लहसुन से प्राकृतिक कीट निरोधक बनाए, यानी जो कीड़ों को मारने वाले नीम से और लहसुन से उनकी दवाएं बनाई और तथा वर्ष भर अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ किया। लगभग 5 वर्ष बाद पैमा का खेत फला फूला। वह अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छी कीमतों पर बेच पा रहे थे। 5 सालों बाद वह इन फसलों की इन चीज़ों की खेती करते थे और उन्हें अच्छे दामों पर बेच पाते थे। 2016 में सिक्किम 100% जैविक राज्य बन गया, ठीक है। कब? सन 2016 में सिक्किम 100% जैविक खेती वहाँ पर होने लगी। उसकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित हो गई। इसके प्रभाव परिवर्तनकारी हैं। स्थानीय जैव विविधता, फली फूली, लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौटे। जैविक खेती के मॉडल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई और कृषि की औसतन आय में 20% की वृद्धि हुई। देखिए, जब सिक्किम में जैविक कृषि लाई गई तो उसके कई प्रभाव पड़े। इससे ना पर्यावरण को नुकसान होता और इससे जो कीड़े मकोड़े ना उनको नुकसान होता। जैव विविधता, फली फूली उत्पादन अच्छे होने लगा। जो पक्षी भाग गए थे वो भी वापस आ गए क्योंकि रासायनों से केमिकल निकलता है ना, पक्षी भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और बाहर से लोग सिक्किम की जैविक खेती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। इससे पर्यटन बढ़ा और किसानों की आय में वृद्धि हुई। 20% की औसतन वृद्धि हुई, ठीक है। वर्तमान में सिक्किम एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ग्लोबल मॉडल जो दर्शाता है कि संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरणीय आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करते हुए साधारणीय कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपनाता है। यानी आज के समय में सिक्किम इन्वायरमेंट और आर्थिक यानी इकोनॉमिकल दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग, आखिरी टॉपिक। यानी हमारे आखिरी टॉपिक में हमें पढ़ना है कि हम प्राकृतिक संसाधनों नेचुरल रिसोर्सेज का किस प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दायित्वपूर्ण व विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें ताकि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचे। इसे हम अब तुम 10th व 11th क्लास में जाओगे तुम पढ़ोगे सतत पोषणीय विकास, वो अभी मत पढ़ना, क्लास 10th में पढ़ोगे सतत पोषणीय विकास, ठीक है। देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विषय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का प्रयोग इस तरह करें कि यह इतने लंबे समय तक विद्यमान रहे कि मानवता अधिक साधारण विकल्प ढूंढ सके। यानी जो अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी जो जल्दी समाप्त होते हैं, जिन्हें बनने में लंबा समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, तेल, ये सारे अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, ठीक है। हमें इनको इस प्रकार इस्तेमाल करना होगा कि यह लंबे समय तक विद्यमान रहे और मानवता यानी ह्यूमैनिटी पर कोई प्रभाव न डाले। उदाहरण के लिए यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अनवीकरणीय स्रोतों को बचाने के लिए अधिक से अधिक नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इन्हें बनने में लंबा समय लगता है, इन्हें बनने में लंबा समय नहीं लगता, ये जल्दी खत्म ही नहीं होते ये वाले नवीकरणीय, तो इसलिए, ठीक है, हमें इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमालों को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए किस प्रकार, एक उदाहरण है राजस्थान में स्थित सौर पार्क। देखिए राजस्थान में एक सौर पार्क है, यहाँ पर कितनी सोलर एनर्जी है, राजस्थान में सबसे अधिक सोलर पैनल्स हैं। किस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए किस प्रकार सोलर पैनल है वहाँ पर, अच्छा उदाहरण है राजस्थान, वहाँ पर नवीकरणीय स्रोत अधिक है, ठीक है। इन सभी प्रयासों के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जल और स्वच्छ वायु आधारभूत संसाधन सहित संसाधनों का वितरण उन तक पहुँचे समाज के कुछ वर्गों के न्यायपूर्ण नहीं होती। देखिए यानी हमें जल और स्वच्छ वायु को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इनका हमें इन सभी संसाधनों का हमें दायित्वपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होता, यानी समाज के कुछ वर्गों के साथ भेदभाव होता है। नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने के जल की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होती, यानी नगरों में यानी सिटीज़ में कुछ पीने का जल मतलब समान रूप से वितरित नहीं होता, सभी जगहों में पीने का जल नहीं पाया जाता। लेकिन अब सरकार काम कर रही है इस पर। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाला वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ हैं। यानी जो उद्योग यानी फैक्ट्री और जीवाश्म ईंधन के दोलन से जो वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन निकलता है ना, वो उन लोगों को मतलब इफेक्ट करता है जो स्वयं को नहीं बचा सकते, जिनके पास संसाधन कम है, जो गरीब हैं। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों को स्मरण रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन, साधारणता की दिशा में कार्य करना चाहिए। यानी हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, उसका पुनर्जनन करना चाहिए, उसे एक सही दिशा में ले जाना चाहिए। भगवत गीता में एक लोक संग्रह का उल्लेख है कि सभी को अपनी व्यक्तित्व इच्छाओं से ऊपर उठकर सभी की भलाई के लिए कार्य करना होगा। क्या अब समय आ गया है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें। यानी भगवत गीता में एक श्लोक है कि हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के लिए कार्य करना होगा, इस पर हमें ध्यान देना होगा। ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार समझा देता हूँ तुम्हें।
प्राकृतिक संसाधन वह पदार्थ और सामग्री है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन वह चीज़ होती हैं जो प्राकृतिक संसाधन वह पदार्थ व सामग्री होती है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, जो मनुष्य के लिए मूल्यवान है। संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। इसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और कौशल यानी स्किल के विकास में निवेश के माध्यम से संसाधन अभिशाप पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी हम संसाधनों को बचाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी व अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी जिससे उनका अत्यधिक दोलन ना हो, और नवीकरणीय ऊर्जा का विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग इनकी उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखता है। यानी हमें कुल मिलाकर नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि अनवीकरणीय स्रोत बचे रहें और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई सामना ना करना पड़े कोई चुनौतियों का। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर पहला पूरा हो जाता है 5 वीडियो में। यदि आप बच्चों को ये वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो। बनाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं बनाऊंगा। फिर मैं डायरेक्ट दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। दूसरा चैप्टर का नाम भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ पाँचों वीडियो देख लेना चैप्टर 1 से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।